विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी जिनका सेक पेपर EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है या इन्वायरमेंटल साइंस भी बहुत सारे लोग कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन है, वो आज हम लोग उस पर्यावरण अध्ययन के चौथे भाग के रूप में पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण को पढ़ेंगे। प्रदूषक जो हैं, पॉल्यूटेंट्स जिसको कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय और एक सूक्ष्म जीवों द्वारा अनअपघटनीय, जिसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल हैं यानी जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और अपना जो हानिकारक प्रभाव है वो ख़त्म कर लेते हैं या जिनका ख़त्म हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो हैं, इसका मतलब होता है वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये आरंभ से ही हानिकारक होते हैं, जैसे जहरीली भारी धातुएं, सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकेल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, BSC, DDT, 2,4-D फिनॉल ETC, इस तरह के चीज़ों को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 प्रकार के प्रदूषण प्रमुख रूप से हैं। कौन कौन से भाई? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण, जैव प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से संबंधित जो प्रमुख पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। वायु प्रदूषण में प्राथमिक वायु प्रदूषक या प्रदूषण क्या है भाई? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO कहते हैं, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्राथमिक वायु प्रदूषण के श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। आपको पूछा जा सकता है तो कि प्राथमिक वायु प्रदूषण किसे कहते हैं या कौन है, तो आप बताएंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीय वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषक कौन है, कैसे तत्वों को कहते हैं? तो ओजोन 3, PN जिसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्सीटिल नाइट्रेट, ये सब क्या है? द्वितीय वायु प्रदूषक है। ये दोनों नाम आप याद रखिए। ओजोन O3 को ओजोन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का 3 भाग होता है, और पैन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सब जो होते हैं द्वितीय प्रदूषक होते हैं। वायु प्रदूषण में जो सबसे खतरनाक है उस कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। सभी वायु प्रदूषकों में यह 75% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण खतरनाक वायु प्रदूषक है वो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। दूसरा क्या है? SO2 है। ये देखिए, ये है दूसरा SO2, तो ये बहुत खतरनाक है। और उसके बाद जो है वायु प्रदूषक जो सबसे खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बाद NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये देखिए, ये बहुत खतरनाक वायु प्रदूषक है। और उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फ्रियोन होता है, फ्रियोन गैस होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। सबसे घातक CFC है, फ्रियोन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण CFC है। जैसे ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते कहाँ से भी हैं? तो आप जो घर में फ्रिज यूज करते हैं, एयर कंडीशन यूज करते हैं, या फिर जो जेट विमान वगैरह उड़ते हैं, वहाँ से जो प्रदूषण आता है ना, उसे हम लोग CFC कहते हैं। और ये CFC जो फ्रिज से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो वो और एयर कंडीशन से निकलता है, ये ओजोन परत का क्षरण कर देता है और इस रूप में वायु को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण की पहचान करने वाला है, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर किसे कहते हैं? तो लाइकेन को कहते हैं। जो काई हम लोग बोलते हैं ना, हरा हरा घास छोटा छोटा जन्म जाता है, जिसको हम लोग काई कहते हैं, वो लाइकेन है, वो वायु प्रदूषक है। जिस क्षेत्र में प्रदूषण सबसे अधिक रहेगा उस क्षेत्र में लाइकेन नहीं उगते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजार लोगों की मौत हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट है, वो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। ये बहुत पूछता है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद है क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। फिर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्रैकिंग गैस पूछता है कि इसमें क्रैकिंग गैस कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ही क्रैकिंग गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ही क्रैकिंग गैस है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अभी हम लोग जो ओजोन परत के क्षय की बात कर रहे थे कि CFC से यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षय हो जाता है, तो वो है कहाँ, तो वायुमंडल के कई परतें बनाई। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। आप याद रख लीजिए, इसके बारे में भी पूछता है, क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर समताप मंडल जो धरातल से 50 किलोमीटर की ऊपर होता है, और वहीं पे ओजोन परत होता है। ठीक है। क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे नज़दीक, सबसे पहला परत है, और ये 8 से 18 किलोमीटर तक में होता है। इसी मंडल में सारे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी तूफान, बारिश, वो सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। इसीलिए वायुयान कहाँ उड़ते हैं, वो क्षोभ मंडल के ऊपर जा कर के उड़ते हैं, ताकि उन्हें मौसमी घटनाओं का कोई प्रभाव वायुयानों पर न पड़े। लेकिन आपको क्षोभ मंडल के बारे में ये पूछ सकता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो आपको बताना होगा कि क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल फटना, बादल चमकना, बिजली चमकना जिसको कहते हैं हम लोग, आंधी तूफान आना, बारिश होना, ये सब कुछ यहीं पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है, जो 8 से 18 किलोमीटर ऊंचा होता है। ठीक है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक एवं फ्लोराइड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिगत जल, बहुत सारे चापाकल में आप देखते होंगे दूसरे तरह का पानी निकलता है, तो या तो वो फ्लोराइड वहाँ से बहुत अधिक मात्रा उसमें है, या आर्सेनिक की बहुत मात्रा है। कभी कभी कैडमियम वगैरह रहता है, लोहा का तत्व रहता है, तो वो सब उतना खतरनाक नहीं है। आर्सेनिक और कैडमियम और फ्लोराइड ये बहुत खतरनाक हैं अगर भूमिगत जल में अधिक मात्रा में है तो उन लोगों से कौन कौन सा रोग होता है वो भी चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसे अगर पेयजल में आपका नाइट्रेट की मात्रा अधिक है तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। कैडमियम की मात्रा अधिक है तो इटाई रोग हो जाता है, और आर्सेनिक की मात्रा अधिक है तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ये याद रखना आपको। जापान के मिनीमाता शहर के पास सागर के जल में पारा युक्त अपशिष्ट पदार्थों के कारण कई मौतें हो गई थी, इसलिए मरकरी पॉइजनिंग को मिनीमाता रोग कहते हैं। एक अभी आपको पूछेगा मिनीमाता रोग किस तत्व के कारण होता है, तो आपको बताना होगा मरकरी के कारण होता है। ठीक है। और मिनीमाता कहाँ है, तो मिनीमाता जो है वो जापान का एक शहर है। सबसे पहली बार यहीं के पानी में पारा मिल गया था समुद्री जल में, और उसके संपर्क में आने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह से जो मौतें हुई उसको मिनीमाता रोग बोला गया। ठीक ना, मिनीमाता रोग बोला गया, और इसी शहर के नाम पर ये फेमस हो गया। कोई भी अब इस तरह से पारा अधिक वाले पानी के संपर्क में आने से किसी की मौत होती तो अब हम लोग उसको बोलते हैं इसको मिनीमाता रोग हो गया था, क्योंकि सबसे पहले मिनीमाता शहर में हुआ था। तो इसके बारे में भी दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनीमाता क्या है, तो एक शहर है और उसी के नाम पर एक रोग हुआ जो पारा के अधिक होने के कारण पारा पॉइजनिंग से होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब आते हैं हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण से। तो ध्वनि प्रदूषण में मतलब यानी उसके तीव्रता में, उसकी आवृत्ति में कुछ गड़बड़ होता है तो फिर प्रदूषण होने लगता है। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं, पहले वो जानना हमको कि ध्वनि तीव्रता को हम लोग किस में नापते हैं, तो डेसिबल में नापते हैं, और ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। बातचीत की ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल होती है, सॉरी डेसिबल नहीं, डेसिबल तीव्रता को, और आवृत्ति ये याद रखना, तीव्रता और आवृत्ति अलग अलग चीज़ है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं और तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। हम लोग जो बातचीत करते हैं बहुत सामान्य रूप से बैठ के तो 60 डेसिबल होता है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता कितनी है, तो 55 डेसिबल से 60 डेसिबल। यहाँ 55 डेसिबल मानक है, इसलिए आपको पूछेगा कि किसी भी आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की तीव्रता क्या होनी चाहिए, तो आपको लिखना चाहिए 55 डेसिबल। कहीं कहीं क्वेश्चन में 55 से 60 डेसिबल आएगा तो आप इसी को 55 से 60 डेसिबल वाला को ही उत्तर मानिएगा। ठीक है। अब आइए, मनुष्य का श्रव्य प्रास कितना है, यानी वो कितने से कितने हर्ट्ज को सुन सकता है, यानी कितने से कितने आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकता है। तो मनुष्य जो है सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है। आवृत्ति, अभी तीव्रता की बात नहीं हो रही है। अगर वो 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको भी नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो भी नहीं सुन पाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि को हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को हम लोग अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इन दोनों ध्वनियों को कुछ जानवर सिर्फ सुन पाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब इन सब ध्वनियों को सुन पाते हैं। और ये सब ध्वनियाँ जो है ना वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि
किसी अनजान जगह पे अनजान तरह की आवाज़ और वो सब आता, वहाँ से वैसी ध्वनियाँ होती जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो कोई जानवर सुन लेता और वो वहाँ से भाग जाता, आप देखते होंगे कभी कभी, तो वो यही सब ध्वनि वहाँ से निकलती है, उसको सुनता है वो। 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता को श्रव्य क्षमता में कमी आने लगती है, अर्थात हानिकारक है। यानी 90 डेसिबल से अधिक कहीं पे शोर हो रहा है तो वो आपके सुनने की क्षमता को कम कर देता है, वहीं से आदमी बहरा होने लगता है। तो 90 डेसिबल क्या है, इससे अधिक वाली ध्वनि प्रदूषण हो जाएगी, इससे अधिक ध्वनि में नहीं रहना चाहिए, ध्वनि तीव्रता में नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हरे पौधे हम लोग लगाते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, लेकिन ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या हम लोग इसको याद रखें कि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर देते हैं। यानी वो न केवल वायु प्रदूषण को कम करते हैं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस में नापते हैं भाई? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने का जो इकाई है वो है रोंटजन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में रैम भी कहते हैं। रोंटजन रेडियोधर्मी प्रदूषण जो न्यूक्लियर प्लांटों से निकलता है, यानी थोरियम, यूरेनियम ऐसे पदार्थों से जो निकलता है, ठीक है। और 20 मिलीमीटर रैम यानी 20 मिलीमीटर रोंटजन तक विकिरण जीवों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता। किसी भी जीव को, हम में, तुम में, जानवरों में 20 मिलीमीटर रैम के विकिरण तक को सहने की क्षमता होती है, ये याद रखना। 20 मिलीमीटर रैम यानी रोंटजन को विकिरण को हम लोग सह सकते हैं, इससे अधिक को नहीं सह सकते। आपको पहले भी आई है, अब हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वगैरह को देखते हैं हम लोग, जिसमें 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973। और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है। आपको पूछ सकता है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है। और किस राज्य को बाघ राज्य कहते हैं या टाइगर स्टेट कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि भारत में जितने भी बाघ हैं उसका 1/3 बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सफ़ेद बाघ जो दुर्लभ हो चुके हैं, अब बहुत कम पाए जाते हैं, अब वो कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो नंदनकानन टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। नंदनकानन टाइगर रिजर्व, नंदनकानन बाघ परियोजना जो है वहाँ पे है, ये वहीं पे सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम 1971 में प्रारंभ हुआ था। मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम 1971 में शुरू हुआ था, ये याद रखिए आप लोग। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं हम लोग, उसको संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है जैवमंडल रिजर्व को। इस क्षेत्र में जंतु, सूक्ष्मजीव, वनस्पतियां तथा पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटक भी सुरक्षा पाते हैं। जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करना तथा जैव विविधता के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध कार्य को प्रोत्साहित करना तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो था वो नीलगिरी में खुला। कब? 1986 में। ये याद रखना कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में हुआ, 1986 में हुआ। ये बायोस्फीयर रिजर्व था। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यानी नेशनल पार्क्स क्या हैं। तो वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी व्यक्ति को वनों की कटाई, वनों की जानवरों द्वारा चराई तथा जंगली जानवरों के आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या नहीं किया जा सकता। तो ना वहाँ का जंगल का लकड़ी काट सकते हैं हम लोग, ना वहाँ पे हम लोग जानवर चराने जा सकते हैं, ना ही जो जंगली जानवर वहाँ रहते हैं उनके आवासों को हम बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों के आवास क्षेत्र को बिगाड़ने के कारण ही सबसे अधिक जैव विविधता का ह्रास हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों स्थापित किए जाते हैं भाई? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो इस क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में जंगली उत्पाद एकत्र कर सकते हैं वहाँ के स्थानीय लोग, वृक्षों तथा घास को सीमित कटाई भी कर सकते हैं। यानी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में कुछ वृक्षों को, घासों को वहाँ के स्थानीय लोग
यूज कर सकते हैं, काट सकते हैं। और ज़मीन का कुछ निजी स्वरूप अगर उनका है, पहले से खेती वगैरह करते आ रहे हैं, बागवानी करते आ रहे हैं, तो वो भी वो कर सकते हैं। इसकी इजाज़त होती है कहाँ? वन्यजीव अभ्यारण्य में, नेशनल पार्क में नहीं। ठीक है, कई वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क भी होते हैं और नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य भी होते हैं। अगर वो दोनों हैं तो वहाँ पे आप इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकते। सिर्फ वन्यजीव अभ्यारण्य है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। वनों को सुरक्षित रखने तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1983 में। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान याद रखिए, कब शुरू हुआ था? 1983 में हुआ था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको BSI कहते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ZSI कहते हैं, ये क्या करता है? संकटग्रस्त जीवों एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की सूची तैयार करता है। और इस तरह का जो सूची तैयार तो उसको हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम ICUN करता है। ICUN इस काम को करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के बारे में पूछ सकता है कि ये कब बना था? तो 2006 में बना था वनाधिकार अधिनियम। वनाधिकार अधिनियम में है कि वन के आसपास जो लोग रहते हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के हों, जनजातीय समाज के हों, उनके वनों से क्या अधिकार हैं, वनों में क्या अधिकार हैं, वो अधिकार स्थापित करने के लिए 2006 में एक अधिनियम बनाया गया जिसको वनाधिकार अधिनियम कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना की शुरुआत अभी हमने आप पहले भी पढ़ा था, 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुआ। प्रोजेक्ट गिर लायन यानी गुजरात का गिर क्षेत्र जो है वहाँ शेर पाए जाते हैं, उसको बचाने की परियोजना शुरू हुई, गिर सिंह परियोजना 1973 में। ये भी कब शुरू हुई? 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना शुरू हुई 7 दिसंबर 1992 से। ये सिंहभूम झारखंड से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? सिंहभूम झारखंड से शुरू हुआ। भारत में हांगुल परियोजना 1970 में शुरू हुआ। हांगुल क्या है? तो रेनडियर प्रजाति का हिरन है। आपसे पूछ सकता है हांगुल क्या है? तो हांगुल एक हिरन है, वो भी रेनडियर प्रजाति का, और इसको बचाने की परियोजना 1970 से शुरू हुई। भारत में कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई। भारत में थामिन मृग जो कि सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है, वो परियोजना 1977 में शुरू हुई। भारत में कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू हुआ। भारत में गैंडा परियोजना 1987 में शुरू हुआ। भारत में घड़ियाल परियोजना 1975 में शुरू हुआ। और इस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को याद रखें तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। पेरियार परियोजना जो है वो केरल में है। अब हम लोग कुछ भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, जिसमें पेरियार अभ्यारण्य केरल, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, मानस अभ्यारण्य असम, भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा, केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, रंगना इट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, जल्दापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, दाचिगाम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। यही दाचिगाम अभ्यारण्य है जहां हांगुल का संरक्षण के लिए इसको विशेष कार्य योजना चलाया जाता है। ठीक है, महावीर अभ्यारण्य गोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे दाचिगाम, रंगनीट्टू, महावीर अभ्यारण्य गोवा, कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, सुंदरबन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, शांत घाटी अभ्यारण्य केरल। शांत घाटी को आपकी परीक्षा में लिख सकता है साइलेंट वैली अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है, साइलेंट वैली अभ्यारण्य केरल। और काइबुल लामजाओ अभ्यारण्य मणिपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। काइबुल लामजाओ मणिपुर। डंपा अभ्यारण्य मिजोरम, डंपा अभ्यारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में है, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका देखिए यहाँ फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड, फाकिम अभ्यारण्य कहाँ है? तो नागालैंड में है। उसके बाद सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है, ये भी याद रख लीजिए, सागर अभ्यारण्य केरल में है। और इस तरह से आपको कुछ अभ्यारण्यों को दे सके, पूरा तो मैं नहीं दे पाया, लेकिन जितना भी दिया हूँ बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। आप यहाँ से ज़रूर प्रश्न आएंगे, आप इसे तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।